बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्राइम टाइम में आप सभी नाजरीन का खैर मकदम है। प्राइम टाइम में आज सबसे पहले बात करते हैं एमएलए डोडा महराज मलिक की, जो कि आजकल सुर्खियों में रहते हैं। जी हाँ, दरअसल सीडीएफ के रिलेटेड इनकी एक चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और इस चिट्ठी में कहा गया है कि 10+2 कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स की री एंगेजमेंट की जाए और इसका पैसा जो है यानी इन लेक्चररों की तनख्वाहें जो है वो इनके सीडीएफ से जाएगी। जनाब, हम भी अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन सीडीएफ कहाँ खर्च करना है इसके लिए बाकायदा फाइनेंस डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस हैं और एमएलए महराज मलिक को पहले गाइडलाइंस को पढ़ना चाहिए था। चलिए जी, बात करते हैं एमपी आगा रोहिल्ला और एनसी के ताल्लुकात की, जहां अब आगा रोहिल्ला की आवाज़ की अब कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि अब एनसी में इसकी बात जो है कोई नहीं सुनता है। और आगा रोहिल्ला का कहना है कि रिजर्वेशन पॉलिसी के खिलाफ तलबाओं के एहतजाज के हिमायत के बाद जो है खामोशी शुरू हो गई है। वही बात होगी औकाफ के बारे में, जहां आपको बता दें कि एनसी सदर के रिमार्क्स पर इल्तिजा ने कहा कि ये एनसी का सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा है और एनसी ने कश्मीरी मुसलमानों को बस के नीचे फेंक दिया है। कहा कि एनसी बीजेपी का एजेंडा जो है वो चला रही है। दूसरी जानिब नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा और वज़ीर आला के मुशीर नासरुल इस्लाम वानी ने कहा कि हम पीडीपी की गलतियों को नहीं दोहराएंगे, हमारे और बीजेपी के दरमियान कोई मुश्तरका बुनियाद नहीं है। और इसी बीच जम्मू और कश्मीर में हिज़्ब इख्तिलाफ के कानून साजों और जमातों की तनकीद के दरमियान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का क्या कुछ कहना है, उस पर भी प्राइम टाइम में बात करते हैं। फ़िलहाल प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आज दिन भर की खास बड़ी खबरों पर एक नज़र। चलिए जी, प्राइम टाइम में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि महराज मलिक जो कि सुर्खियों में है और सुर्खियों में रहना भी पसंद करते हैं। इनकी एक चिट्ठी जो है वो सीडीएफ के रिलेटेड सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ये चिट्ठी जो है इन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के जो है इनको ये चिट्ठी लिखी है और इनका ये कहना है कि 10+2 कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स की री एंगेजमेंट की जाए, ताकि शॉर्टेज जो है स्टाफ की टीचिंग स्टाफ की ज़िला डोडा के स्कूलों में वहाँ पे जो है ये री एंगेजमेंट की जाए और इसका पैसा जो है यानी जो तनख्वाहें जो है इन लेक्चरर्स को जाएगी वो इनके सीडीएफ से जाएगी। जी हाँ, और डोडा डिस्ट्रिक्ट में जो टीचिंग स्टाफ की कमी है इसको जो है वो मद्देनज़र रखते हुए ये कहते हैं कि 10+2 के जो कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स है इनकी री एंगेजमेंट की जाए और लिखते हैं कि 2019 के बाद जो है इन्हें डिसएंगेज किया गया। कुछ 2003 से लगे थे, कुछ लोगों ने 16 साल जो है वो सर्विस दी है। ये कहते हैं कि ये जो लेक्चरर्स है 10+2 के लिए इनके लिए ये 1 करोड़ एनुअली जो है वो देंगे और एजुकेशन मिनिस्टर से कहते हैं कि इनकी हायरिंग जो है वो होनी चाहिए। आपको बता दें कि लेकिन इसके लिए एक कानून की किताब बनी है। फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से एक सीडीएफ की गाइडलाइंस जो है वो जारी की गई है, जो कि एक एमएलए जो है वो किस तरह से सीडीएफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सी चीज़ नहीं कर सकते हैं, यानी सीडीएफ का जो पैसा है इससे आप क्या नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, ना कोई पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, ना कोई तनख्वाह दे सकते हैं और ना ही ऐसा कोई रेवेन्यू इंफ्रास्ट्रक्चर कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग जो है वो महराज मलिक की तारीफ़ कर रहे हैं, हम भी अप्रिशिएट करते हैं। एमएलए डोडा महराज मलिक का इन्होंने कम से कम एक आइडिया तो जो है वो फ्लोट किया है और इन्होंने ये महसूस किया कि पढ़ाई ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अगर सीडीएफ का पैसा वहाँ खर्च होता है तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर खिदमत खल्क जो है वो नहीं हो सकता है। लेकिन सीडीएफ कहाँ खर्च करना है इसके लिए बाकायदा फाइनेंस डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस है और एमएलए महराज मलिक को पहले गाइडलाइंस को पढ़ना चाहिए था कि वो पैसा कहाँ खर्च कर सकते हैं। हम भी अप्रिशिएट करते हैं। मैंने आपको पहले भी बता दिया कि महराज मलिक के इस आइडिया को लेकिन कानूनी तौर पर जो है मुनासिब नहीं है कि इसके बारे में तारीफ़ों के पुल बांधना या इसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा या बात करना मुझे लगता है कि किसी हद तक ठीक नहीं है, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स जिनकी बात महराज मलिक कर रहे हैं इनकी उम्मीदें जो है वो एकदम जुड़ जाएंगी, क्योंकि आपने 1 करोड़ रुपया
एनुअली ऐलान तो कर दिया है मैं दूंगा, लेकिन ये पैसे के वो हकदार है या नहीं, कानूनन वो ले सकते हैं या नहीं, इनकी उम्मीदें जो है वो एकदम जुड़ गई है। लेकिन नहीं, असल हकीकत ये है कि CDF की गाइडलाइंस जो है वो ये कहती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, और आप पैसा कहाँ खर्च कर सकते हैं इसके बारे में भी जो है वो CDF के जो गाइडलाइंस है उसमें जानकारी दी गई है। आप CDF की गाइडलाइंस जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्राइम टाइम में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के रकन पार्लियामेंट आगा रुहुल्ला मेहदी ने कहा कि पार्टी ने इनके साथ तमाम राब्ता जो है अमली तौर पर ख़त्म कर दिया है। ख़ास तौर पर गुज़िश्ता साल वज़ीर आला की रिहाइशगाह के बाहर मुतनाज़ा रिजर्वेशन पॉलिसी के खिलाफ तलबाओं के मुजाहरे में शिरकत के बाद पार्टी ने इनके साथ तमाम राब्ता अमली तौर पर ख़त्म कर दिए हैं। रुहुल्ला ने कहा कि असम्बली इंतखाबात तक मेरी राय अहमियत रखती थी। अगर पार्टी मेरी तरीक़ों से मुताफिक नहीं थी तब भी इसने मेरी ख़यालात की हिमायत की, लेकिन रिजर्वेशन के एहतजाज के बाद पार्टी ने मुझसे रब्ता करना छोड़ दिया है। रुहुल्ला ने कहा है कि NC की क़यादत ने हाल ही दिनों में इनकी राय तलब नहीं की है, हालांकि वो पार्लियामेंट में पार्टी की नुमाइंदगी जारी रखे हुए हैं। कहा कि अब मेरी सियासी सोच को लेने वाला कोई नहीं है। श्रीनगर के MP ने ताहम वाज़िया किया कि इन्होंने पार्टी का बराह रास्त मुकाबला करने से गुरेज किया क्योंकि वो इसकी मजबूरी को समझते हैं। रुहुल्ला ने कहा कि मैंने कोई एहतजाज मुनज़्ज़म नहीं किया था, ये तलबाओं का एक एहतजाज था, मैं सिर्फ इनके साथ खड़ा था। अगर मेरी मौजूदगी ने इनकी आवाज़ बुलंद करने में मदद की तो मैं इसे अपना फ़र्ज़ समझता हूँ। रुहुल्ला ने कहा कि इससे एहतजाज कहे या कुछ और, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तलबाओं के साथ खड़े होने से पार्टी में मुझे दुश्मन बना दिया गया है तो मैं इसके साथ ठीक हूँ। इन्होंने कहा कि मेरा इखलाकी फ़र्ज़ है कि मैं पार्टी के अंदर और बाहर अपने लोगों के लिए बात करूँ, लेकिन ये मुनक़ती मुझे अंदर से खा रही है। रुहुल्ला ने ज़ोर दिया कि इनकी सियासत अज़ाइम से मुतासर नहीं थी, मैं जो कहता हूँ वो मेरे ज़मीर से आता है, किसी सियासी डिज़ाइन से नहीं। मुझे इसे किसी पर साबित करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बता दें कि गौरतलब है कि ACB ने मेहदी और इनके 6 रिश्तेदारों समेत 22 अफराद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें ज़मीनी आमदनी के रिकॉर्ड में हेरा फेरी का इल्ज़ाम लगाया गया था। चार्जशीट के जवाब में रुहुल्ला ने चार्जशीट को बेबुनियाद करार दिया और एक सवाल का जवाब भी दिया जब ACB ने चार्जशीट के बाद इनकी पार्टी से कोई बातचीत न करने के बारे में पूछा गया था, तो रुहुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के किसी ने भी इनसे रब्ता नहीं किया और इन्होंने पार्टी के अंदरूनी राब्तों पर तशवीश का इजहार भी किया है। नाज़रीन किराम, दूसरी जानिब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती ने जम्मू व कश्मीर में बरसर इक़्तिदार नेशनल कॉन्फ्रेंस पर वक़्फ़ तरमीम एक्ट के ख़िलाफ़ आवाज़ न उठाकर मुल्क के मुसलमानों को नीचा करने का इल्ज़ाम लगाया है। फ़ारूक अब्दुल्ला को हमें बताना चाहिए कि जम्मू व कश्मीर हिंदुस्तान की वाहिद मुस्लिम अक्सरियत रियासत होने के बावजूद वक़्फ़ बिल के ख़िलाफ़ असम्बली में करारदाद क्यों नहीं लाई। सिर्फ जम्मू व कश्मीर के मुसलमान ही नहीं हैं जो हमारी तरफ देख रहे हैं, ये बाकी मुल्क के मुसलमान भी हैं और इस हुकूमत NC ने इन्हें बुरी तरह मायूस किया है। ये जवाब इल्तिजा ने NC सदर के रिमार्क्स पे दिया। बता दें कि जिन्होंने PDP पर औकाफ को रियासती वक़्फ़ बोर्ड में तब्दील करने का इल्ज़ाम लगाया। ताहम इल्तिजा मुफ्ती ने वक़्फ़ तरमीम बिल के बारे में बात न करने के लिए NC पर तनकीद की और हुक्मरान पार्टी पर ताकत की भूख होने का इल्ज़ाम लगाया है। औकाफ के बारे में NC सदर के रिमार्क्स पर इल्तिजा ने कहा कि ये NC का सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा है। इसने पूछा फ़ारूक अब्दुल्ला को कहना चाहिए कि इसने अब क्या किया है। इनका बेटा उमर अब्दुल्ला 50 MLAs के साथ वज़ीर आला है। कर्नाटका, मगरबी बंगाल और तमिलनाडु ने वक़्फ़ के ख़िलाफ़ करारदाद लाने का फ़ैसला किया। हमारे वज़ीर आला जो है वो क्या कर रहे थे। और PDP लीडर ने इल्ज़ाम लगाया कि NC ने कश्मीरी मुसलमानों को बस के नीचे फेंक दिया है। अब वो मुल्क के मुसलमानों की बेइख्तियारी को मामूल पर ला रही है। इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि रियासत का दर्जा हमारा मकसद नहीं है, हम इस रियासत से ताल्लुक़ रखते हैं जिसका अपना आईन, कानून और झंडा था। हमें इस चीज़ के लिए
भी लड़ना है। एनसी बीजेपी का एजेंडा चला रही है, रियासत का दर्जा बीजेपी का एजेंडा है, हम बीजेपी के एजेंडे को क्यों चलाएं। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा और वजीर आला के मुशीर नासिर इस्लाम वानी ने अपनी पार्टी यानी एनसी और भारतीय जनता पार्टी के दरमियान किसी भी मामले में एक सफ पर नहीं है। वानी ने वाज़ह किया कि हम पीडीपी की गलती को नहीं दोहराएंगे। हमारे और बीजेपी के दरमियान कोई मुश्तरका बुनियाद नहीं है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पर तनाज़र करते हुए इन्होंने कहा कि पार्टी को एनसी पर तनकीद करने के बजाय इसके माजी के इक़दाम और इसके दौर में किए गए सियासी फैसलों का खुद जायज़ा लेना चाहिए। वक़्फ़ बिल पर तबसरा करते हुए वानी ने इस इक़दाम पर सख्त तनकीद की और इसे हमारे मज़हब पर हमला करार दिया। कहा कि दीगर तंजीमों की तरफ हमने भी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन जमा कराई है। ये नाइंसाफ़ी है और मजहबी मामलात में वाज़िह मुदाखलत है। वहीं जम्मू और कश्मीर में हिज़्ब इख्तिलाफ के कानून साजों और जमातों के तनकीद के दरमियान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कानून साज असम्बली में अरकान के ज़रिए लाए गए वक़्फ़ तरमीमी बिल पर तहरीकी आलोचना का गलत कार्रवाई करार दिया है। वज़ीर आला ने कहा कि स्पीकर ने अजलास के आखिरी रोज़ सब कुछ वाज़ह कर दिया है। अरकान की तरफ से लाई गई तहरीक आलूता एक नामुनासिब इक़दाम था, क्योंकि इस तहरीक का मकसद मुकामी हुकूमत के इक़दाम का मुकाबला करना है। ताहम अगर करारदार को मुख्तलिफ अंदाजे में पेश किया जाता तो नतीजे मुख्तलिफ हो सकते थे। कहा कि पार्टी ने अब इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है और अब अदालत के जवाब का इंतज़ार करते हैं। रियासती हैसियत के बहाली के बारे में वज़ीर आला ने कहा कि इनका मानना है कि इसकी बहाली का मुनासिब वक्त आ गया है, क्योंकि जम्मू और कश्मीर में इंतखाब हुए 6 माह जो है वो गुजर चुके हैं। ताहम इन्होंने कहा कि मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह के जम्मू और कश्मीर के हाल ही दौरे के दौरान इन्होंने लीडर से अलहदा मुलाकात की। इन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि रियासत जल्द ही बहाल हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्राइम टाइम में इतना ही। अपने मेज़बान फैसल भट्ट को दीजिए इजाज़त। इस वादे के साथ हम करते हैं आवाम की बात और कहते हैं सच जिम्मेदारी के साथ अल्लाह के बाद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।